करीब 10 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का असर प्रदेश की राजनीति और योगी सरकार पर साफ नजर आ रही है, क्योंकि योगी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार अभी ये सुर्खियों में है। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में योगी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार को पेश किया जा रहा है। साथ ही सियासी गलियारों में इसे एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें ब्राह्मणों से लेकर दलितों की नाराजगी दूर करने की बड़ी मुहिम के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में रविवार को 6 नए मंत्रियों को शामिल किया, 2 का प्रमोशन किया। इनमें से 3 पिछड़े वर्ग से और 2 दलित समाज से आते हैं, यानी अखिलेश के पीडीए से 5 और पीडीए कोटे से ही मंत्रियों के प्रमोशन को अखिलेश के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले से मिली सफलता से खासा उत्साहित हैं। यही कारण है कि वो यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसी फॉर्मूले को अपनाकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को अपने तरफ खींचना चाहते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने उनके इस फॉर्मूले को चकनाचूर करने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी है, जिसके केंद्र में यूपी का आगामी विधानसभा चुनाव है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु और आज के इस थर्ड आई में आपको बताएंगे कैसे योगी सरकार ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को पूरी तरह से फेल करने के लिए एक बड़ा दांव चला है। योगी 3.0 का नया फॉर्मूला तैयार। 2027 में एक बार फिर योगी सरकार। मंत्रिमंडल विस्तार ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा एक्शन। योगी कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी और मनोज कुमार पांडे ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, जबकि कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसमें कृष्णा पासवान इकलौती महिला हैं, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में 2 विधायक अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर का शपथ ग्रहण हुआ। ये दोनों पहले से ही मंत्रिमंडल में शामिल थे, अब उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल इंजीनियरिंग पर केंद्रित सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को अंजाम दिया है। इसमें ओबीसी और एससी वर्गों को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की गई है और तमाम राजनीतिक दलों से जो तमाम प्रभावशाली जाति समूह हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है, जिनके पास भले ही व्यक्तिगत रूप से बड़ा वोट बैंक ना हो, लेकिन कड़े मुकाबले वाले चुनाव में वो बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने नए चेहरे के जरिए पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड को साधने की पूरी कोशिश की है। यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है और 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया है। बीजेपी की यह कोशिश ये दर्शाती है कि वो अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे सामाजिक गठबंधनों को एकजुट कर रही है, ताकि जाति और भौगोलिक दोनों ही स्तरों पर पार्टी की पकड़ को मजबूत किया जा सके। इस फेरबदल में जिन जाति समूह के नेताओं को जगह दी गई है, उनमें से कई के बारे में माना जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी से कुछ दूर हो गए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने साल 2027 के चुनावी मुकाबले से पहले अपने सामाजिक समीकरणों को संतुलित किया है। ओबीसी और दलित को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट निकालने की कोशिश की गई है। इस विस्तार के बाद अब कैबिनेट में पिछड़ों और दलितों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। 9 साल के बाद योगी कार्यकाल में यह पहला मौका है जब मंत्रिमंडल का कोटा पूरा हो चुका है। अब सभी 7 पदों पर मंत्री बनाए जा चुके हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी की फाइनल फील्डिंग के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए पिछड़ों और दलितों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। इसी कारण से मंत्रिमंडल में 3 ओबीसी और 2 दलित चेहरों को जगह दी गई है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि वो इन वर्गों को न केवल सम्मान दे रही है, बल्कि सत्ता में भी बराबरी की हिस्सेदारी दे रही है। यह कदम उन जातियों के बीच बीजेपी की पैठ को मजबूत करने के लिए एक बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी के खेमे में जा सकती थी। अमित शाह का वादा पूरा, बीजेपी ने ब्राह्मणों को साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऊंचाहार से सपा के बागी विधायक मनोज पांडे से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी से बगावत कर दी थी
उन्होंने बीजेपी के पक्ष में न सिर्फ खुद वोटिंग की, बल्कि समाजवादी पार्टी के 6 अन्य एमएलए को भी बीजेपी में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। उसी समय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यूपी सरकार में मंत्री बनाने का वादा किया था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह रायबरेली में चुनावी रैली करने गए थे। उस दौरान पहली बार शाह की मौजूदगी में मनोज पांडे उस मंच पर नजर आए। साथ ही बीजेपी में घोषित रूप से वो शामिल हो गए। अमित शाह मनोज पांडे के घर भी गए थे। हाल के समय में यूजीसी और शंकराचार्य विवाद को लेकर बीजेपी पर कई सवाल उठे और अखिलेश यादव ने भी पार्टी पर बहुत बड़े बड़े हमले किए। अब बीजेपी इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर पेश कर रही है। यही कारण है कि मनोज पांडे को मंत्री बनाया गया। ये वही मनोज पांडे हैं जो कभी मुलायम और अखिलेश के बेहद करीबी होते थे। ऐसे में 12 से 14% ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में एकजुट करने के लिए बीजेपी ने यह बड़ा दांव खेला है। इस बात की जोर शोर से चर्चा हो रही है। अब देखना यह होगा कि मनोज पांडे के आने से क्या ब्राह्मणों की नाराजगी की जो बात कही जा रही है वो दूर हो पाएगी। मनोज पांडे को अवध ही नहीं, पूर्वांचल का भी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। ब्राह्मण समाज के लिए वो कई बार सड़क पर उतरे हैं, हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ब्राह्मण या फिर सनातन के खिलाफ बयान दिया, मनोज पांडे ने खुलेआम उनका विरोध किया। माना जा रहा है कि मनोज पांडे को मंत्री बनाने से अवध और पूर्वांचल के ब्राह्मणों की नाराजगी कुछ हद तक दूर करने की बड़ी कोशिश की गई है। अब यूपी में बीजेपी के जो बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, मनोज पांडे उनमें शामिल हो गए हैं। पहले से ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद हैं। हालांकि योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों की संख्या अब 8 हो चुकी है। बीजेपी ने निकाला पीडीए का कार्ड। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ओबीसी मंत्रियों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है। सामान्य वर्ग के मंत्रियों की संख्या 21 से बढ़कर 22 हो गई है। इनमें ब्राह्मण मंत्री 8 हो चुके हैं। दलित मंत्री पहले 8 थे, अब 10 हो चुके हैं। एक सिख, एक मुसलमान और एक अनुसूचित जनजाति के भी मंत्री हैं। अब पीडीए को बीजेपी कैसे जवाब दे रही है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। अब जरा बात करते हैं कि कैसे दूसरे चेहरों को साथ कर बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए को चुनौती दी है। पश्चिमी यूपी में भूपेंद्र चौधरी बीजेपी का बड़ा जाट चेहरा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी के कैडर हैं। ऐसे में पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अपने कैडर के जाट चेहरे को सरकार में जगह देकर एक बड़ा दांव खेला है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी योगी सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। वो पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री थे। 2019 में उन्हें प्रमोशन मिला और फिर उन्हें बाद में पंचायती राज मंत्री बनाया गया। 2022 में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। 25 अगस्त 2022 में उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद वो 14 दिसंबर 2025 तक यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनके मंत्री बनने के बाद अब जाट समाज से योगी सरकार में 3 मंत्री हो गए हैं। इसमें लक्ष्मी नारायण चौधरी और केपी मलिक पहले से शामिल हैं और अब भूपेंद्र चौधरी। वहीं कैलाश राजपूत को मंत्री बनाकर बीजेपी ने लोध समाज को साधने की कोशिश की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लोध समाज की ओर से पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह यानी राजू भैया की दावेदारी की बात कही जा रही थी। लेकिन बीजेपी ने तब कुर्मी समाज पर दांव खेला और पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद लोध समाज के नाराजगी की बात कही जा रही थी। हालांकि अब कैलाश राजपूत को कैबिनेट में जगह देकर बीजेपी ने लोध जाति की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज की भी बड़ी आबादी है, लेकिन मंत्रिमंडल में अब तक इस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं था। हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने विश्वकर्मा समाज के सामने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ये पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस से ही आते हैं। 2014 से पासी समाज को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक उत्तर प्रदेश में माना जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में यह कहा गया कि पासी समाज ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और इसके बाद पासी समाज की नाराजगी की बात कही जा रही थी। यह तक कहा जा रहा था कि अगर योगी के मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हें जगह नहीं मिलेगी तो 27 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से 3 निशाने साधा। अब दलित, पासी और महिला तीनों का कोटा पूरा हो गया। दलित समाज में वाल्मीकि समाज का बड़ा वोट बैंक है। यह बीजेपी का कोर वोटर अब माना जाता है। अब इस जाति से सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। पार्टी ने पाल वोटरों को अपने पाले में करने के लिए अजीत कुमार पाल का प्रमोशन किया, जबकि सोमेंद्र तोमर के कद को बढ़ाकर जाटों को सीधे तौर पर साध लिया है।
कुल मिलाकर इस मंत्रिमंडल विस्तार में जाति समीकरण का खास ख्याल रखा गया, जो अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है। अब देखना यह होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जब योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई होगी, जब पीडीए की बात होगी और अखिलेश जोर शोर से पीडीए का जिक्र करेंगे, तो फिर बीजेपी अब इस नए मंत्रिमंडल के जरिए अखिलेश को जवाब देगी। और देखना दिलचस्प यह होगा, क्या ये बीजेपी की जो नई रणनीति है, बीजेपी का जो ये नया मास्टर स्ट्रोक है, ये योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार को आगामी यूपी चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।